डियर स्टूडेंट, अपने दैनिक जीवन में कई बार ये अनुभव करते हैं कि जैसे अपने तेल या फुट्टे को कपड़े से रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएं तो वह फुट्टा या स्केल उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार अगर अपने किसी गुब्बारे को कपड़े से रगड़ के दीवार के सहारे रख दें तो उसे काफी देर तक टिका रहता है। यहाँ अपने लेजर प्रिंटर है, अपने प्रिंटिंग करवा रहे हैं, फोटो का अपने फोटोकॉपी करवा रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अपने किसी चीज को छूते हैं और अपने को उससे झटका अनुभव होता है और बाद में उसको अपने दोबारा छू के भी देखते हैं तो फिर अपने को कुछ पता नहीं लगता। तो एक्चुअल में जब उसको अपने छुआ था तो वहां पे आवेश उपस्थित था और वो आवेश अपने शरीर में से होता हुआ पृथ्वी की ओर चला गया तो अपने को झटके का अनुभव हुआ। इसी प्रकार के बहुत और उदाहरण हैं जिससे अपने आवेश के बारे में पता लगता है। तो ये जो सब परिघटनाएं या उदाहरण हैं यह विद्युत्की से संबंधित है। तो जो विद्युत्की है वो आवेश की उपस्थिति व बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को अपनी विद्युत्की बोलते हैं। आवेश उपस्थित है या नहीं है, वो तार के अंदर या किसी वस्तु के अंदर प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों का जो अपने अध्ययन कर रहे हैं इनका जो समुच्चय है, कलेक्शन है अपने पास, वो विद्युत्की है। अब अपने इंग्लिश में जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सबसे पहले 1646 के अंदर सर थॉमस ब्राउन ने दिया था। और ये जो शब्द है एक बाल्टिक सागर के अंदर पीले रंग का रेजिन मिलता है जिसे अपने अंबर बोलते हैं, और इस अंबर को ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन से जो अपने मौजूदा अपने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो शब्द बना है, और इस इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना है। तो एक तो अपनी परिभाषा ये बोल दी, आवेशों की उपस्थिति व बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत्की कहते हैं। या आपने ये भी कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है कि वह आवेश स्थिर है या गतिशील है। अगर आवेश स्थिर है, जैसे इसके अपने दो भाग लेते हैं, अपने आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ आवेश का गति अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर अपने आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं तो इसे तो बोलते हैं स्थिर विद्युत्की, और अगर अपने आवेश का गति अवस्था में अध्ययन करते हैं तो इसे बोलते हैं धारा विद्युत्की। तो अपना जो ये अध्याय है इस अध्याय के अंदर अपने आवेशों का स्थिर अवस्था के अंदर अध्ययन करेंगे, या आपने कह सकते हैं स्थिर विद्युत्की का अध्ययन करेंगे। और ये जो गुण है मुख्यतः आपने देखा जाए तो चालकों के अंदर होता है। कारण अगर चालक वस्तु, जैसे आपने कह दिया कि ये पेन अपने ले रही है, ये चालक है और मैं इसको रगड़ रहा हूँ, रगड़ने से आवेश आया इसके ऊपर, तो अगर ये चालक है तो ये आवेश इसमें से बैठता हुआ मेरे हाथ में से होता हुआ मेरे शरीर में से पास होकर भू संपर्कित हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। हाँ, अगर ये कुछ चालक अपने पास और इसको मैं इतने हिस्से को यहाँ इस हिस्से को अपने रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घर्षण करवा रहे हैं, तो जो आवेश उत्पन्न होगा वही उपस्थित रहेगा, वो इस मेरे हाथ से होता हुआ भूमि की ओर नहीं जाएगा। तो जो स्थिर विद्युत्की है वो मुख्यतः कुछ चालकों का गुण है। या आपने कहें कि जब आवेश स्थिर रहेगा, अपने सतह पे उपस्थित रहेगा, उसी स्थिति में होगा। और धारा विद्युत्की ये चालकों का गुण है। फिर अभी अपने शब्द बोला कि आवेश, जो ये टोटल लेसन है अपने आवेश के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में लगभग सभी वस्तुओं के अंदर आवेश उपस्थित होता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु ले लें या अपने बृहद वस्तु ले लें, संपूर्ण ब्रह्मांड ले लें, हर वस्तु के अंदर आवेश उपस्थित है। तो अपने अगर आवेश के बारे में लिखते हैं, अगर इसकी परिभाषा लिखते हैं तो अपनी ये लिखते हैं कि आवेश प्रत्येक पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसे पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं होगा, द्रव्यमान है तो आवेश हो सकता है। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं,
कि फोटोन है, या अपने फोटोन कण की बात कर लेते हैं, ये रेस्ट के अंदर है तो इसका आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान नहीं होता। फोटोन की अगर बात करते हैं तो इसका स्थिर द्रव्यमान जीरो, विराम द्रव्यमान जीरो है, आवेश भी जीरो है। और अगर कोई मास है, द्रव्यमान है, तो उसमें आवेश जरूर होगा। तो इसे पदार्थ से अपने अलग नहीं किया जा सकता, और यह है विद्युत बल के लिए उत्तरदायी है। विद्युत बल ले लें, चुंबकीय बल ले लें, तो इन सभी स्थितियों के अंदर अपने पास क्या होगा, यह उत्तरदायी होता है। आवेश के बिना न तो विद्युत बल लगेगा और न ही अपने पास चुंबकीय बल लगेगा। तो ये अपने आवेश का। अब अगर इसकी बात करें इतिहास की, तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे थेल्स, मिलेटस देश से संबंधित थे, और इन्होंने 600 ईसा पूर्व एक छोटा सा प्रयोग किया, और उस प्रयोग के अंदर इन्होंने ऊन और अंबर को आपस में रगड़ा। अभी जैसे अपने अंबर बताया था, ये पीले रंग का रेजिन है, इन दोनों को रगड़ा और इनको हल्के चीजों की ओर लेके गए, जैसे धूल कण है या कोई और हल्की चीज है उसकी ओर लेके गए, तो इन्होंने उनको आकर्षित कर लिया। अब हेल्थ ने तो ये कह दिया कि ये वाला जो गुण है आकर्षित करने का, वो ऊन और अंबर के अंदर ही है। लगभग 2200 साल तक सभी वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो ये गुण है अपने पास, वो ऊन और अंबर में है। लेकिन 1600 ईस्वी के अंदर, यहाँ के इससे 2200 साल बाद, एक वैज्ञानिक हुए गिलबर्ट, उन्होंने कहा कि जो ये गुण है, जो ऊन और अंबर को रगड़ने पे आ रहा है, इसके लिए उन्होंने और उदाहरण दिए, जैसे अपने कांच के छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़े, या अपने रबड़ और ऊन ले लें अपने। इसी तरह और उदाहरण, जैसे कि थोड़ी देर पहले अपने उदाहरण दिया था, अपने स्केल ले रहे हैं प्लास्टिक और उसको अपने कागज कपड़े से रगड़ रहे हैं। तो उसने गिलबर्ट ने कहा कि जो ये गुण है ऊन और अंबर के अलावा और पदार्थों के अंदर भी उपस्थित होता है। फिर हमने पहले बता दिया कि इसी आधार पे जैसे विद्युतीय शब्द का जो नामकरण था वो सर थॉमस ब्राउन ने दिया। फिर एक अन्य वैज्ञानिक हुए अपने पास फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने अपने पतंग के प्रयोग से बताया कि आवेश होता है, जैसे मेघ गर्जन है, मेघ गर्जन से जो अपने को आवेश मिलता है, थंडरस्टॉर्म होता है, और जो अपने वस्तुओं को रगड़ने से जो आवेश होता है, इनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, भिन्न नहीं होते। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो प्रकार उठाए आधुनिक जगत के अंदर। इन्हें अपने बोलते हैं धनात्मक व ऋणात्मक। लेकिन अगर एक गौर करें तो 1897 तक इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब अपने बोला कि अगर वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है तो वस्तु पे धनावेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा है तो वस्तु पे ऋणावेश होगा, और अगर दोनों की संख्या बराबर है तो वस्तु उदासीन होगी। तो ये जो थ्योरी थी, ये तो 1897 के बाद पता लगी कि मुक्त आवेश होता है, बद्ध आवेश होता है। फ्रैंकलिन ने भी बोला कि आवेश के दो प्रकार हैं। तो पुराने समय के अंदर इन्हें कचाब, इसे बोलते हैं विट्रियस व रेजिनी, इसे बोलते हैं रेजिनस। तो के अनुसार आवेश के दो प्रकार हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। पुरातन समय में तो इलेक्ट्रॉन के जब बारे में पता ही नहीं था, कहीं उसकी खोज नहीं थी, तो उस समय इसे कचाब, विट्रियस व रेजिनी, रेजिनस बोलते थे इसे। अब जो धनात्मक आवेश है इसे अपने विट्रियस बोलते हैं, धनात्मक कचाब है या विट्रियस है। और जो अपने ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन वर्ड अपने पास होता है, तो लैटिन
विट्रम का जो मतलब होता है वो ग्लास होता है, यानी ग्लास के ऊपर या कांच के ऊपर आने वाला जो आवेश है वो विट्रियस है और वो अपने पास क्या है, धनात्मक है। फिर इसी प्रकार लैटिन वर्ड के अंदर अगर अपने बात करते हैं, जैसे अपने ऋणात्मक आवेश है उसको अपने बोल दिया रेजिनी या रेजिन बोल देते हैं। तो जो लैटिन रेजिन है इसका जो मीनिंग है, तो वो मीनिंग अपने पास होता है अंबर, यानी जो पीले रंग का अपने पास रेजिन था, अंबर था, तो उसके ऊपर जो आवेश आता है वो तो अपने पास क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसे रेजिनी बोला जाता था, रेजिनस बोल देते थे। और जो ग्लास की रोड थी, अपने कांच की छड़ थी, उसके ऊपर जो आवेश आता है उसे अपने धनात्मक बोलते हैं, या पुराने समय में इसे विट्रियस बोला जाता था। लेकिन आधुनिक समय में अपने कह दिया कि प्रोटॉनों की संख्या अगर इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है तो वो धनात्मक आवेश होगा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से कम है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो ऋणात्मक आवेश होगा, और दोनों आवेश अगर समान है तो वस्तु अपनी उदासीन होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, वो अपनी उदासीन वस्तु होती है। तो ये इसका अपने नामकरण था। पुरातन समय में कचाव और रेजिनी बोलते थे, और आधुनिक समय में से अपने जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, मुक्त आवेश या बद्ध आवेश है, उसके आधार पर इसे अपने धनात्मक या ऋणात्मक बोलते हैं। तो फिर अपने आवेश के कुछ गुणों की बात करें, तो जो आवेश है वो अदिश राशि है, यानी इसके अंदर अपने बीजगणितीय रूल लागू होते हैं, सदिश नियम लागू नहीं होते। जैसे अपने कह सकते हैं कि कोई आवेश इस दिशा से आ रहा है, कोई आवेश इस दिशा से आ रहा है, तो इसका जो कुल आवेश है अपने मिलेगा तो इन दोनों आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो आवेश अपने एक अदिश राशि है, ये सदिश नहीं होता। दूसरा अगर अपने बात करते हैं तो जो आवेश है वो स्थानांतरणीय है। इसका मतलब ये है कि अगर अपनी एक आवेशित वस्तु है और उसके संपर्क में या तो अन्य आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु रख दें, तो जब आवेशित वस्तु के साथ अनावेशित वस्तु रखते हैं उस दौरान अपने पास क्या होता है कि जो आवेशित वस्तु है इससे कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पे चला जाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक वस्तु पे 20 माइक्रोकूलम आवेश है, ये उदासीन वस्तु है, इस पे शून्य आवेश है, और इन दोनों को जोड़ दिया, स्पर्श करवा दिया, भौतिक संपर्क। और संपर्क करवाने के बाद जब इन्हें अलग करेंगे तो दोनों पे 10 माइक्रोकूलम आवेश हो जाए। तो आवेश एक स्थानांतरणीय है। अब गौर करने वाली बात है कि जो ये आवेश है, अगर एक अनावेशित वस्तु है और एक आवेशित वस्तु है तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश आ जाए, और संपूर्ण आवेश का इसका स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन एक अपने उदाहरण कह सकते हैं कि जो चालक वस्तु है इस पर आवेश सदैव सतह पे होता है, चाहे वो ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, उसके अंदर आवेश 0 होता है। कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये प्रतिकर्षण बल के कारण जो ये आवेश है अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे, और न्यूनतम करने के लिए एक दूसरे से दूर जाएंगे और इस सतह पे फैल जाएंगे। तो चालक के ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है, लेकिन चालक वस्तु के अंदर आवेश शून्य होता है। लेकिन अगर अपने कुचालक वस्तु लेते हैं तो वो आवेश उसके अंदर बंद रहेगा, उसके अंदर रहेगा, या कह सकते हैं उसके केंद्र पे केंद्रित रहेगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात होती है कि जब भी अपने चालक के चित्र का निरूपण करते हैं, बनाते हैं, तो आवेश उसकी सतह पे दिखाया जाता है, लेकिन कुचालक के लिए जो आवेश उसके अंदर दिखाया जाता है। अभी यहाँ आपने बोल रहे थे कि जब एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को जोड़ते हैं तो संपूर्ण आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता, दोनों वस्तुओं पे आवेश बराबर हो जाएगा। और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों का विभव बराबर में आ जाए। लेकिन एक आवेशित वस्तु है जैसे अपनी, और ये अनावेशित वस्तु है अपने, यहाँ इसके ऊपर कुछ आवेश कुछ भी हो सकता है, और इस वस्तु को इस चालक वस्तु, जो चालक खोखली वस्तु उसके अंदर रख दिया और इसका भौतिक संपर्क करवा दिया। तो मैथमेटिकली क्या होता है कि जो अंदर वाली वस्तु है उसका जो विभव है बाहर वाली से ज्यादा होगा। जैसे ए वस्तु और ये बी है, ए का विभव बी से ज्यादा होगा,
और अभी अपने बोला चालक के अंदर आवेश हो नहीं सकता, तो ये जो सारा आवेश है बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, तो यहाँ आवेश शून्य हो जाएगा। वैसे तो दो वस्तुओं का भौतिक संपर्क करवाने पर दोनों पे आवेश बराबर वितरित होता है, लेकिन अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर, चालक को दूसरी वस्तु के अंदर रखकर उनका भौतिक संपर्क करवा दिया तो अंदर विभव ज्यादा होगा, जिससे आवेश का जो स्थानांतरण है वो अंदर वाली वस्तु से बाहर वाली वस्तु की ओर होगा। और एक स्थिति ऐसे है कि अंदर वाली वस्तु पे कोई आवेश नहीं रहेगा। तो अगर अपने ये बोला जाए कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर क्या संपूर्ण आवेश का स्थानांतरण संभव है, तब अपने यही कहेंगे कि जब दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है और एक वस्तु को दूसरे के अंदर रख दिया जाए उससे समस्त आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। दो वस्तुओं को डायरेक्ट भौतिक संपर्क में ला रहे हैं तो आवेश आधा आधा होगा, दोनों पे बराबर बटेगा। लेकिन एक वस्तु को दूसरे के अंदर रख दिया तो अंदर वाली वस्तु से सारा आवेश बाहर चला जाएगा, चाहे बाहर वाली वस्तु पे आवेश कैसा भी क्यों ना हो। तो ये आवेश अपने क्या होता है, स्थानांतरीय होता है। फिर अपने जो आवेश है ये द्रव्यमान से संबंधित होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था, जैसे फोटोन है, इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है और इसका आवेश भी 0 होता है, तो द्रव्यमान नहीं है, आवेश नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, जैसे उदासीन वस्तु है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है लेकिन उसका द्रव्यमान है अपने पास, तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होता। तो आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। जैसे अपने किसी प्रभाग या क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर कोई किरण भेजते हैं, अपने दो किरणें भेज दी अपने, एक ए किरण और एक बी। तो अगर चित्र में गौर करें तो ए किरण तो सीधी जा रही है और बी किरण है वो अपने पथ से विचलित हो रही है। यहाँ अपने विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र दोनों भी ले सकते हैं। अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कोई किरण बिना विचलित हुए सीधी चली गई तो इसका मतलब उस पर आवेश नहीं है, और अगर कोई किरण है अपने वो मुड़ रही है तो इसका मतलब उसके ऊपर आवेश उपस्थित है। जैसे अपने बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा, ठीक है, तो बीटा किरण ऋणात्मक होती है, इस पे आवेश भी और द्रव्यमान भी है, विचलित नहीं हो रही। गामा किरण है, अपने एक्स किरण है, इन पे न तो आवेश होता है ना ही इनका विराम द्रव्यमान होता है। तो ये अपने संबंधित स्पष्ट होगा कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा, लेकिन अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान हो सकता है। तो ये आवेश के अपने 3 पॉइंट। चौथा अपने ले, अगर आवेश त्वरित गति करता है तो उससे ऊर्जा विकृत होगी, या आपने कहेंगे ऊर्जा निकलेगी, और जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन तरंगों को अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इसमें ये चीज, अगर आवेश स्थिर है, उसका वेग 0 है, त्वरण 0 होगा। इस स्थिति में इस आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होगा जिसमें ये अपना प्रभाव दिखाएगा उसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं और ई से दर्शाते हैं। दूसरा, अगर आवेश नियत वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा। उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो स्थिर आवेश जो अपने पास है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और जो गतिशील आवेश है जिसका वेग नियत है वो अपने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। अगर इसमें ये चीज हो जाए, वेग नियत नहीं है, वेग परिवर्ती है, तो इसका त्वरण 0 नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो आवेश की गति है ये त्वरित गति होगी। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और उससे ऊर्जा भी संबंधित होगी,
और जो ऊर्जा होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगी, जिसके 7 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग तो अपने होता है गामा, दूसरा एक्स, तीसरा पराबैंगनी, चौथा दृश्य, पांचवा अवरक्त, फिर सूक्ष्म और लास्ट में रेडियो। तो वो अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या करेगा, निर्माण करेगा या ऊर्जा उत्पन्न करेगा, या आपने कह सकते हैं ऊर्जा विकृत होती है। तो ये अपने स्पष्ट है कि आवेश अदिश है, आवेश स्थानांतरणीय है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकता है, आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होगा, और बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। और अगर आवेश स्थिर है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, नियत वेग से चल रहा है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करेगा, लेकिन ऊर्जा संबंधित नहीं होगी। और अगर उसका वेग परिवर्ती है तो वो अपने त्वरित गति करेगा। इस स्थिति के अंदर ऊर्जा अपने पास क्या होगी, उससे संबंधित होगी, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगी। फिर अगर अपने आवेश के मात्रक लें तो इसका अगर एम के एस क्यू मात्रक लें तो ये तो कूलाम है, एम के एस के मात्रक लें तो ये एम्पियर सेकंड है। कारण अपने ये लिखते हैं I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर IT। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड हो गया। सीजीएस मात्रक लें तो सीजीएस मात्रक इसके टोटल 3 है। तो अगर पहला लेते हैं अपने जैसे, तो वो अपने पास है स्टैटिक कूलाम, आवेश का स्थिर अवस्था में देन स्टैटिक कूलाम हो गया। ESU इसका मतलब है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत की मात्रक, ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा मात्रक है। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक, और एक अपने होता है फ्रैंकलिन FR, क्योंकि फ्रैंकलिन आवेश के 2 प्रकार होता है, तो उन्हीं के समान के अंदर इसके अपने 2 अपने पास, एक जो सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन ले लेते हैं। फिर प्रायोगिक मात्रक की बात करें तो एक तो अपने पास है एम्पियर घंटा KH, और दूसरा अपने पास है फैराडे। ये सबसे बड़ा मात्रक है। एक एम्पियर घंटा 3600 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम 3 गुना 10 के घात 9 ESU के बराबर होता है। एक EMU 3 गुना 10 के घात 10 ESU या 10 कूलाम के बराबर होता है। और अगर अपने आवेश की विमा की बात करें, M0 L0 A1 T1, या इसको शॉर्ट में अपने AT लिख देते हैं, तो यह आवेश की अपनी विमा है। तो ये अपने आवेश की जो कहीं भूमिका विद्युत की, स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की का अध्ययन था।